नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बारामती के पास प्लेन क्रैश कर जाने से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। उनका विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ा था, लेकिन उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में पायलट सहित 5 लोग सवार थे। विमान में आग लग गई और उसमें सवार कोई भी नहीं बचा। कैप्टन सुमित कपूर विमान उड़ा रहे थे और उनके साथ कैप्टन शांभवी पाठक भी थी। अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षा कर्मी विदित जाधव और पिंकी माली थी। इन सभी की मौत हो गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच तो होगी ही, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार क्रैश लैंडिंग हुई है, यानी पायलट को समझ आया होगा कि कोई तकनीकी गड़बड़ी हो चुकी है, जिसके चलते विमान को लैंड करना होगा और उसी दौरान यह हादसा हुआ होगा। बारामती एयरपोर्ट के मैनेजर का बयान आया है मीडिया में कि एयरक्राफ्ट उतरने की कोशिश में रनवे के बाहर चला गया और क्रैश कर गया। यह सब मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। पीआईबी की तरफ से भी जानकारी दी गई है। पीआईबी के अनुसार चालक दल को बताया गया कि 3 किलोमीटर तक विजिबिलिटी है, मगर पायलट ने कहा कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। विमान ने एक बार चक्कर लगाया, उसके बाद विमान से फिर पूछा गया कि आप कहां हैं, बताइए आपको रनवे दिख रहा है या नहीं। पायलट ने जवाब दिया, नहीं दिखाई दे रहा है, जब रनवे दिखाई देगा तब आपको कॉल करेंगे। कुछ सेकंड के बाद विमान ने रिपोर्ट किया, रनवे दिखाई दे रहा है। लैंड करने की मंजूरी दी गई, मगर विमान की तरफ से उस मंजूरी का जवाब नहीं आया। पायलट की तरफ से मे डे कॉल नहीं किया गया, जो आपात स्थिति में किया जाता है। 1 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आग की लपटें दिखाई देती हैं। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब इसकी जांच कर रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टी मैनेज कर रही थी। हाल ही में इसे महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को सौंपा गया। अजीत पवार सरकारी विमान में यात्रा नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी के विमान में यात्रा कर रहे थे, चार्टर फ्लाइट में। विमान का नाम लेयरजेट 45 था। चार्टर प्लेन के रूप में इस तरह के विमानों का इस्तेमाल आम है। यह बम्बार्डियर एरोस्पेस का विमान था। छोटा विमान है और तेज उड़ता है। बारामती जैसे एयरपोर्ट पर भी आसानी से लैंड हो जाता है, इसलिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। अजीत पवार जिस विमान में थे उसे वीएसआर एविएशन नाम की कंपनी की ओर से अरेंज किया गया था। 15 साल पुरानी इस कंपनी में 60 पायलट हैं और 18 विमान हैं इसके पास, जिसमें से एक आज सुबह क्रैश हो गया। 2023 में इसी कंपनी का एक और लेयरजेट विमान मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के चलते क्रैश कर गया था। 2.5 साल हो गए, आज तक इस मामले में एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। यह हालत है इस देश में विमान दुर्घटनाओं की जांच की। उस हादसे में सभी लोग बच गए थे। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, उसे चलाने वाली कंपनी को लेकर दबी जुबान में कई बातें हो रही हैं, जिनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन भारत में यह कौन सी बड़ी बात है? आप सिस्टम के नजदीक जाकर देखेंगे, यही सब सुनाई देगा कि फला ये है, फला वो है, उसका यहां प्रभाव है। तो जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए मेरी इन बातों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं। विमान उड़ रहा था, पेशेवर ट्रेनिंग प्राप्त पायलट उड़ा रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके
पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। कंपनी के बारे में यही जानकारी है कि दिल्ली के वसंत कुंज में स्थापित इस कंपनी के निदेशक हैं विजय सुमार सिंह और रोहित सिंह। रोहित विजय कुमार के बेटे हैं और दोनों ट्रेनिंग से पायलट हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल से इनके विमान उड़ते हैं। वीएसआर एविएशन के तहत वीएसआर वेंचर्स और वीएसआर एरो इंजीनियरिंग दो कंपनियां आती हैं। 2023 में जब इसका यही विमान लेयरजेट 45X SAR क्रैश हुआ, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जानकार का बयान छपा कि महाराष्ट्र और गुजरात के हर बड़े नेता ने इस विमान में यात्रा की होगी। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे भी इससे यात्रा कर चुके थे। मौजूदा विमान के बारे में भी छप रहा है कि यह नेताओं के बीच काफी प्रचलित है। 2023 के हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। फिर उसी तरह के विमान को फिर से इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था? क्या वह विमान पूरी तरह से सुरक्षित था? अजीत पवार के निधन की खबर सुनते ही बारामती के अस्पताल में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अजीत पवार का यहाँ काफी प्रभाव है। बारामती में उन्होंने बहुत काम भी किए हैं। 1991 से ही अजीत पवार बारामती से चुनाव जीतते रहे हैं। 8वीं बार जीते हैं। इस सीट पर उन्हें कोई नहीं हरा सका। जाहिर है बारामती के लिए अजीत पवार का अलग ही मतलब होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार प्रभावशाली नेता तो थे ही। जिला परिषद के चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद खबरें चल रही थीं कि वे बारामती से चुनावी तैयारी की घोषणा करने वाले थे। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक अजीत पवार रहे हैं। कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार भी इसे लेकर मजाक किया करते थे कि उनका बेटा कहता है, आप कब तक उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाल के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। पवार ने एक बयान भी दिया कि जो लोग उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ सरकार में हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान अजीत पवार, एनसीपी और बीजेपी अलग अलग लड़े। अजीत पवार ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पवार ने बीजेपी के लिए राक्षसी भूख शब्द का इस्तेमाल किया। निकाय चुनाव से कुछ ही घंटे पहले अजीत पवार की पार्टी के कैंपेनर के दफ्तर पर पुणे पुलिस की टीम पहुंच गई थी। जबकि इसी बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए 2019 में अजीत पवार सुबह सुबह राजभवन पहुंच गए और देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोग देखकर हैरान हो गए कि जिस अजीत पवार को फडणवीस जेल भेजना चाहते थे, उनके साथ शपथ ले रहे हैं। 3 दिन बाद यह सरकार गिर गई। अजीत पवार वापस एनसीपी में लौट आए। उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उनकी भी सरकार गिरा दी गई। जब 2022 में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे अलग हो गए, 1 साल बाद यानी जुलाई 2023 में अजीत पवार भी एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। उस समय शिवसेना को तोड़कर आए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री। 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी गठबंधन को प्रचंड सीटें मिली। चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हुए। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम से सीएम हो गए। अजीत पवार डिप्टी सीएम रह गए। महाराष्ट्र के इसी चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा। अजीत पवार को कई मामले में अब क्लीन चिट मिल चुकी है। अप्रैल 2024 में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को भी 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस बंद कर दिया। दिसंबर 2024 में अजीत पवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने केस बंद कर दिया। उस केस में आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की थीं। पालिका चुनाव में वही अजीत पवार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। इस दुर्घटना को राजनीति के चश्मे से भी देखा जा रहा है, मगर अजीत पवार को 2 चश्मों से देखा जाता है। एक महाराष्ट्र की राजनीति के जानने वाले महाराष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं। दूसरा चश्मा है जो बीजेपी ने बनाया है अजीत पवार को देखने का, जिससे महाराष्ट्र के बाहर उन्हें देखा जाता है। मैं एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, ना भारत में एविएशन की पत्रकारिता होती है जो आपको अपनी जानकारियों से आश्वस्त कर सके। भारत में आप जानते हैं कि एविएशन पत्रकारिता नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यधारा की पत्रकारिता गोदी मीडिया में बदल गई है।
आपको याद होगा पिछले साल जून में जब अहमदाबाद से लंदन के गैटविक के लिए उड़ा एयर इंडिया का A171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो भारतीय मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग जल्दी ही बंद कर दी, जबकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां या सवाल विदेशों में बैठे एविएशन के एक्सपर्ट कई दिनों तक उठाते रहे और उनके जरिए ये सवाल आप तक पहुंच रहे थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई लेकिन जांच रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं। आप ठीक नहीं जानते कि अहमदाबाद का यात्री विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत में तो पता भी नहीं कि उन दुर्घटना में मारे गए परिवारों की क्या हालत है। लेकिन 3-4 दिन पहले अचानक अमेरिका से खबर आ गई कि वहां के सीनेट में इसे लेकर विमान सुरक्षा से जुड़े एक नागरिक समूह ने रिपोर्ट फाइल की है कि इस विमान में तकनीकी गड़बड़ी होने का पुराना इतिहास था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारामती क्रैश की जांच की मांग की है, लेकिन जब एयर इंडिया के यात्री विमान की जांच ही अभी तक पूरी नहीं हुई तो इस विमान की जांच पर क्या भरोसा किया जाए। जाहिर है ऐसे में बहुत सारी अटकलें चलेंगी, बहुत सारे सवाल होंगे, अफवाहें उड़ेंगी, टीवी पर पुराने पायलट बुलाए जाएंगे जो इस एंगल से आपको बताएंगे, कोई उस एंगल से आपको बताएगा। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. एयर इंडिया के समय भी यही लोग आए, लेकिन आप आज तक नहीं जान पाए वह विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय कहा गया बोइंग विमान सुरक्षित माना जाता है और यह पहला बोइंग ड्रीमलाइनर था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ड्रीमलाइनर उसके पहले कभी क्रैश नहीं हुआ। अब पाठकों दर्शकों को याद भी नहीं होगा उस समय क्या कहा गया, इस समय तक क्या निकल कर आया है। 7 महीने बाद तक आपको कुछ पता नहीं। 8 दिसंबर 2021 को सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 3 साल बाद जाकर रिपोर्ट आई कि ह्यूमन एरर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 3 साल लग गए। 2017 से 2022 के बीच 34 विमान हादसों में से 19 के बारे में ह्यूमन एरर को ही दोषी बताया जाता है। जनरल बिपिन रावत के हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई थी, उनकी पत्नी भी उनमें शामिल थी। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे कि सेना का विमान या ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया या पर्यटकों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इनके कारणों के बारे में ना तो रिपोर्टिंग ठीक से होती है, ना जांच की बात ठीक से सामने आती है। विमान हो या हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो, इसे लेकर सनसनी तो फैल जाती है, लेकिन उस सनसनी के पीछे विमान से जुड़ी तमाम जानकारियां गायब हो जाती हैं। सारी जानकारी इसी के आसपास घूमती है कि विमान कब उड़ा था। डीजीसीए की तरफ से जो बताया जाता है उसमें दरअसल कुछ भी नहीं होता, बस मामूली जानकारी होती है। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन क्या था, दुर्घटना स्थल का नाम क्या है, विमान में सवार लोगों की संख्या क्या है, कुछ चश्मदीदों का बयान होता है। भारत के संदर्भ में पायलट की वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करना भी जरूरी है। सूचक पटेल ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर एक विश्लेषण किया है। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के कुछ दिन बाद 15 जून 2025 को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोग मारे गए। उस समय मई और जून के महीने में 4 धाम यात्रा रूट पर 5 विमान हादसे हुए। 2019 में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई। इसके अनुसार केदारनाथ की हेलीकॉप्टर शटल सेवा में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से सभी पर दबाव पड़ता है। छोटी सी गलती भी पूरी सेवा को बाधित कर सकती है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं तो जल्दबाजी होती है। कई बार हेलीकॉप्टर में इतना ईंधन भी नहीं होता कि वे दूसरे विमान के जाने का इंतजार कर सकें। एक घटना में हेलीपैड पर इतनी भीड़ हो गई कि हेलीकॉप्टर की पूंछ पर लगे पंख से
एक यात्री भी घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। यह सब उस रिपोर्ट में छपा है। इस हालत में चार धाम यात्रा हो रही है। जून में जब हेलीकॉप्टर क्रैश किया तब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने कहा खराब मौसम के कारण आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा गया, लेकिन जब एफआईआर हुई तो पुलिस ने कंपनी पर घोर लापरवाही और कल्पेबल होमिसाइड का आरोप लगाया। कहा गया कि इस मामले में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया गया। इस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है, केस कहां है, कंपनी की सुरक्षा ऑडिट हुई या नहीं, अब कोई जानकारी नहीं। अक्टूबर 2022 में भी केदारनाथ में विमान हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इनके अलावा भी कई हादसे हुए हैं जिनमें यात्री सुरक्षित बच गए, मगर सवाल उठता है कि आखिर शटल सेवा पर इतना दबाव क्यों पड़ता है कि ऐसे हादसे होते ही रहें। हम ठीक नहीं जानते कि ये विमान कंपनियां किस तरह से काम करती हैं, अपने एयरक्राफ्ट का रखरखाव कैसे करती हैं। अगर देश में हर बात इसी से तय होगी कि कौन किस पार्टी का है, कितना प्रभावशाली है, किस नेता का करीबी है, तो जांच कौन करेगा और जांच के बाद कार्रवाई कौन करेगा। इसलिए जांच की बात कई बार एकदम फालतू लगती है। दिसंबर में जब इंडिगो का क्राइसिस हुआ तो उसके केंद्र में भी पायलट के आराम और उसकी सुरक्षा का मामला था। कितने साल से लड़ाई चल रही है कि पायलट के काम करने का सही समय क्या हो, आज तक उसी का ठीक से फैसला नहीं हो सका। जब भी हादसा होता है ह्यूमन एरर की बात कर दी जाती है, पायलट पर आरोप लगा दिया जाता है। पायलट की गलती क्या होती है इसकी तस्वीर हमारे बीच ठीक से नहीं रखी जाती। उसका पैटर्न क्या है इस पर आपको कभी ठोस तरीके से नहीं बताया जाता, जबकि इस देश में हर दिन सैकड़ों विमान उड़ते हैं। भारत का एविएशन सेक्टर चरमरा गया है। बीच बीच में मुंबई और बेंगलुरु के एयरपोर्ट की सुंदरता और भव्यता के जरिए चकित किया जाता है। एयरपोर्ट बनते ही मंत्री और बीजेपी के सांसद वहां से रील बनाने लग जाते हैं, जनता भी रील बनाने में लग जाती है। जैसे पटना का एयरपोर्ट बन गया, लेकिन जिस रनवे पर विमानों के उतरते समय दिल धड़कता रहता है उसकी चिंता बाद में की जाती है। पटना का रनवे छोटा है, पहले उसे बड़ा करना था, लेकिन जनता को आकर्षित करने के लिए एयरपोर्ट को मॉल की तरफ बना दिया गया, क्योंकि यह सब काम बहुत कम समय में हो जाता है और पब्लिक भी टाइल का फ्लोर देखकर, एलिवेटर देखकर ऐसे चकित हो जाती है जैसे कभी देखा ना हो और चांद पर उतर गए हों। जबकि यहां वहां अखबारों में छपी रिपोर्ट को ही ध्यान से देखेंगे तो भारत में एयरपोर्ट की हालत ठीक नहीं लगती। भास्कर, टेलीग्राफ, इंडिया टुडे ने इसे लेकर कई रिपोर्टिंग की है, आप पढ़ सकते हैं। केंद्र की उड़ान स्कीम के तहत एक साल में 11 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। इनमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं जो उद्घाटन के बाद बंद हो गए। इनमें से 6 का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो भी चुनावों से पहले। अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती, भावनगर, पाक्योंग के एयरपोर्ट बंद किए जा चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला गया, लेकिन यहां से विदेश के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं गई। भास्कर के राजेश साहू ने रिपोर्ट किया कि शुरुआत में चित्रकूट से लखनऊ की उड़ानें शुरू हुई। हफ्ते में 4 दिन उड़ानें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। 4 महीने बीतते ही एयरपोर्ट से उड़ानें पूरी तरह बंद हो गईं। पिछले करीब 1 साल से यहां से कोई यात्री विमान नहीं उड़ सका है। तो ये हालत है विमान सेक्टर की, विमानों की, विमान चलाने वाली कंपनियों की और आपकी सुरक्षा की। हर दुर्घटना हमें चौकस करनी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं पिछली दुर्घटना से हमने क्या सीखा, अगर कुछ सीखा भी तो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।